लोकसभा चुनावों को लेकर हम बात कर रहे हैं। एनडीए और इंडिया में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। रुझानों में एनडीए हम ओवरऑल बात कर रहे हैं 278 सीटों पर आगे चल रही है। रुझानों में इंडिया गठबंधन 224 सीटों पर आगे। तो बड़ी जानकारी, लगातार कवरेज हमारी जारी है और हर एक अपडेट, पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 543 में से 538 सीटों के रुझान जो पोस्टल बैलेट के अभी सामने आए हैं, उसके हिसाब से एनडीए गठबंधन 276 सीटों पर आगे चल रहा है और इंडिया गठबंधन आप देख सकते हैं किस तरह से 224 सीटों पर आगे चल रहा है और अन्य के खाते में 38 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। ये शुरुआती रुझान है, जो नंबर्स धीरे धीरे बदलेंगे। हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप जी, अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। 200 का आंकड़ा जो है रुझानों में ही सही, दोनों ही गठबंधन पार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब किस करवट ऊंट बैठेगा, क्या लग रहा है? देखिए शिवांगी जी, बिल्कुल चीज़ें जो सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार किया गया था, या किसी भी आप प्रिंट मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से देख लीजिए, या जो पॉलिटिकल रैलियां हम लोग देखते थे और इनका एनालिसिस करते थे, उस आधार पर देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये लगता है कि जैसे एनडीए गठबंधन का ग्राफ नीचे आया है और कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन, जिसे इंडी गठबंधन विपक्ष के लोग कहते हैं, उसका रिजल्ट जो है, उसका जो ग्राफ है वो लगातार चढ़ रहा है। हालांकि अभी हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि स्थिरता कहां पे आएगी, कहां पे जाके चीजें सेटल होंगी, उसके लिए थोड़ा सा वेट, बाकी चीजें जारी हैं। बिल्कुल, अब इंतजार तो करना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो शुरुआती रुझान है। अभी ईवीएम भी खुलेंगे और उसके बाद पता चलेगा कि जनता ने किसको सत्ता की चाबी सौंप दी और किसको अगले 5 साल के लिए चुन लिया है। बहरहाल देखिए, क्योंकि ये शुरुआती रुझान है अभी जो सामने आ रहे हैं, और हम हरियाणा की बात कर रहे थे, अभी मोहनलाल बडौली ने भी ये दावा किया कि सभी 10 सीटों पर वो जीत हासिल करते हुए नजर आएंगे, कमल खिलाएंगे। तपन जी, आपका रुख करते हुए, और ये उनका दावा है कि जो एनडीए अलायंस है वो 400 पार चले जाएगा। कहीं ना कहीं हरियाणा में जिस तरीके से देखा गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस जो है, वो ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कोई लॉस कर सकता है, आपको ऐसा लगता है? निश्चित तौर पर ओवर कॉन्फिडेंस तो शुरू से दिखाई पड़ रहा था और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए ओवर कॉन्फिडेंस कोई अच्छा संकेत नहीं है। अभी थोड़ा सा हम शेयर बाज़ार का भी जिक्र करेंगे, चूँकि मैं आर्थिक पत्रकारिता से भी जुड़ा हुआ हूँ। शेयर बाज़ार में भी ऐसा आभास हो रहा है उन्हें कि शायद एनडीए बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं सरकार बना पाएगी, मतलब कि बहुमत के करीब तो रहेगी। और टीवी चैनलों पर भी जो चल रहा है उसमें यही लग रहा है कि जितना समझा गया था कि इंडिया गठबंधन को उतनी सीटें नहीं मिलेंगी, शायद उससे ज़्यादा उसको अभी फ़िलहाल दिख रहा है। तो शेयर बाज़ार में 3%, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 3% की गिरावट है। 3% का मतलब होता है कि कई लाख करोड़ रुपए नीचे जा चुका है, मतलब इतना लॉस हो चुका है जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है। कल अचानक शेयर बाजार में उछाल आया था, 2.5 या 3% उछाल आया था, तो लोगों ने इस उम्मीद में पैसे लगा दिए कि शायद सरकार एनडीए की 400 सीटों की ओर बढ़े, 355 से 400 सीटें बनेंगी। अब अपने अपने समीकरण हैं। यदि 270 के आसपास यदि एनडीए बनाती है तो सरकार तो बन जाएगी, लेकिन जो 2/3 बहुमत लाकर संविधान संशोधन का अधिकार जो मिलता वो शायद नहीं हो पाता। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सरकार अभी करना चाहती थी। मोदी सरकार के एजेंडे में कई ऐसे काम थे बचे हुए जो चाहती थी कि 2/3 बहुमत लाकर हम वो उन कामों को पूरा करें, उसमें शायद रुकावट है। जीएसटी में भी कुछ बदलाव करने की बात है, तो जीएसटी में बदलाव तभी होगा जब आपके साथ ज़्यादा संख्या में सीटें हो, चूँकि वहाँ राज्य सरकारों और संसद दोनों के समन्वय के साथ बदलाव आ सकता है। तो अभी कुछ घंटे बड़ा क्रूशियल है। बिल्कुल तपन जी, जैसे जैसे रुझान बदलेंगे, आंकड़े बदलेंगे, वैसे वैसे उम्मीद है कि ये जो फ्लक्चुएशन है वो मार्केट में भी देखने को मिल सकता है। अभी ये जो एक तरीके से डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, क्या ये कुछ आने वाले घंटों में बदलाव देखने को मिलता है? ये हर किसी की धकधकी, जो भी कोई मार्केट में इन्वेस्ट करता है, उसके लिए ये टाइम, जैसा आप कह रहे हैं, क्रूशियल जरूर बना हुआ है। रुझानों पे लौटूंगी मैं। अंश जी लगातार बने हुए हैं, 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं अंश जी, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो बीजेपी तो अभी भी आश्वस्त है और आत्मविश्वास से भरी हुई है।
कि ये जो आंकड़ा है ये 400 पार का ही हम पार करेंगे? नहीं, मुझे आप एक चीज बताइए, कहां से 400 पार के ये आंकड़े पे अपने जो विश्वास की दावेदारी को ठोक रहे हैं, ये कहां से करेंगे? आप हरियाणा में 5-5 के रेशियो पे आ गए, आपकी 5 सीट का नुकसान हो रहा है, तो आप कहां से कह रहे हैं कि आप 400 सीटों का जो आंकड़ा है वो पार करेंगे? अगर आप देखेंगे अभी शुरुआती रुझान में जो है इंडिया गठबंधन जो है वो और एनडीए जो है दोनों के दोनों 200 पे है, और जो 290 का जो एनडीए का आंकड़ा है ये एनडीए का आंकड़ा है, भाजपा के अकेले का आंकड़ा नहीं है। तो जो वो ये दावा कर रही है खोखले दावे हैं। मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये मेरे हाथ में हमारा कांग्रेस का न्याय संकल्प पत्र, ये न्याय पत्र है जिसको आज मोदी जी ने इतना ज्यादा प्रसारित कर दिया था कि 90 लाख लोगों ने इसको डाउनलोड किया है। और अगर आप देखेंगे इसमें हमने क्या बातें की हैं, इसमें हमने बात की है किसान की बात की है, इसमें हमने बात की है युवाओं की, महिलाओं की, हमने बात की भागीदारी की, मजदूरी की। वहीं अगर आप देखेंगे पूरे प्रचार में भाजपा का सिर्फ झूठ पे बात रही है, उनकी हिंदू मुसलमान पे बात रही है। तो कहां से जनता जो है वो भाजपा को चुनेगी? उनके पास कोई एक अच्छा विकल्प नहीं है, एक अच्छा कारण नहीं है कि वो भाजपा को चुने। इस वजह से आज वो विकल्प के तौर पे आज इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इस वजह से जो 5 सीटों की बढ़त आई है, ये सिर्फ शुरुआती रुझान है जिसमें 5 सीट की बढ़त है। मैं सब मानता हूं कि आगे चलकर आप देखेंगे जब फाइनल रिजल्ट हमारे पास आएगा तो हरियाणा में एक अच्छी बढ़त में और सबसे ज्यादा सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सीटें रहने वाली है। तो एनडीए के लिए बड़ा मुश्किल। तमाम जितने भी बाकी की विपक्षी पार्टियां, चाहे जेजेपी हो चाहे इनेलो हो, तमाम पार्टी ने तमाम आरोप लगाए कि भैया हमने मैच फिक्सिंग की है भाजपा के साथ कि रोहतक के बदले करनाल, इस वजह से इस प्रकार। मैं सब मानता हूं कि आज अगर ये हमारे पास आंकड़ा आ रहा है तो ये जितने भी इन्होंने आरोप हमारे नेताओं पे लगाए थे, हमारे संगठन पे लगाए थे, तमाम जो आरोप है ये बेबुनियाद साबित हुए हैं। इन्होंने जो एक अगर आप देखेंगे तमाम हम पे भाजपा हो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम पर आरोप लगाते कि हमारा संगठन नहीं है। लेकिन अगर ये जो आरोप लगा रहे हैं कि हमारा संगठन नहीं है, तो बीच में अगर हम इतनी सीट लेकर आते हैं, ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बाकी विपक्षी पार्टी के लिए भी और भाजपा के लिए भी है कि इन्होंने इस परिस्थिति में भी 5 सीट लाने का भी एक बड़ा मार्जिन सेट किया है। ठीक है, लौट रहे सर आपके पास। संदीप जी, आपका रुख करते हुए, विपक्ष ने तो पूरा इलेक्शन लड़ा महंगाई पर, बेरोजगारी पर और युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर। ये सारे मुद्दे जो थे 2019 में भी इन्हीं मुद्दों पर इलेक्शन लड़ा गया था, लेकिन तब भी मैंडेट सारा का सारा बीजेपी को मिला था। बट अब भी यहाँ ऐसा लग रहा है हरियाणा में, प्रदेश में, कि इन मुद्दों के तहत इलेक्शन लड़ा गया तो कहीं ना कहीं वो जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं उनको ओवरलैप कर गया है। देखिए पूजा जी, 2014-2019 का जो चुनाव था वो बिल्कुल अलग था और इस बार का जो चुनाव है बिल्कुल अलग है। और हरियाणा की पृष्ठभूमि में आपको बता दूं, हरियाणा के हर घर से एक व्यक्ति फौज में है और कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉर्डर पे काम कर रहा है। किसी का भाई, भतीजा, मामा, कोई ना कोई फौज में है। तो वहाँ पे अगर हम कोई जाके पॉलिटिशियन राष्ट्रभक्ति की बात करता है या उनको सिखाने की कोशिश करता है तो उनका खून फूकता है कि ये आया, ये अपनी मतलब कुर्सी के लिए हमें राजनीति वो सिखा रहा है, देशभक्ति सिखा रहा है। दूसरी चीज़ है खेती की कि हरियाणा ने बीजेपी को बढ़ चढ़कर वोट दिया था। रीज़न था कि किसानों की आय दोगुना होगी। वहाँ पे कोई जाट अकेला किसान नहीं है, वहाँ पे राजपूत अकेला किसान नहीं है, सभी जाति के लोग हैं, सभी वहाँ पे किसान हैं। तो उस चीज़ का भी नाराज़गी मुझे लगता है सरकार को झेलनी पड़ रही है। और जिस तरीके से किसान आंदोलन हुआ उसमें अगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार या हरियाणा सरकार ऐसा कुछ कर देती कि आपके ठहरने की व्यवस्था है, आपके खाने की व्यवस्था है और आपका सम्मान है, उनको हम खालिस्तानी ना कहते, उनको आतंकवादी ना कहते, उनको डकैत ना कहते, उनका जो चरित्र हनन हुआ वो भी कहीं ना कहीं उनको झकझोर गया और वो नाराज़गी हमें इस इलेक्शन में दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से। संदीप जी, मैं लौटूंगी आपके पास में। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है हरियाणा से, जहां 5 सीट पर बीजेपी और 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीता भुक्कल ने दावा किया है कि देश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो रोहतक से देखिए, दीपेंद्र हुड्डा की जीत का दावा उन्होंने किया है और समय समय पर चुनाव प्रचार भी बड़े जोर शोर से करती नजर आई हैं और बार बार इस बात को उन्होंने दोहराया है कि इस बार रोहतक सीट से दीपेंद्र हुड्डा ही जीतेंगे और देश की सबसे बड़ी महापंचायत में पहुंचेंगे। लास्ट इलेक्शंस जो हुए थे रोहतक में, उसमें भी बहुत ज़्यादा वोटों के अंतर से हार हुई थी, माफ़ कीजिएगा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की। और इस बार उनकी तरफ से यही दम भरा गया कि इस बार दीपेंद्र हुड्डा इन इलेक्शंस में जीत दर्ज करने वाले। एक बार आपको सुनवा भी देते हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। 5 सीट पर बीजेपी तो 5 पर कांग्रेस आगे चल रही है। और फिलहाल मैं मान के चल रही हूँ कि कुरुक्षेत्र का भी इसमें रुझान शामिल है पूजा,
क्योंकि इस वक्त कुरुक्षेत्र से जहां पंचायतों का, सरपंचों का शुरुआती रुझान में बैलेट पेपर जब खुले थे तो कुरुक्षेत्र में आम आदमी पार्टी को जरूर समर्थन मिलता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन अब जो रुझान सामने आ रहे हैं बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही है। और ऐसे में मैं एक फाइनल रिएक्शन अमनदीप जी से लूंगी। अमनदीप जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी देखिए, अभी यही रिएक्शन है कि भारतीय, जैसा कि हम दावा कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता में और खासकर से हरियाणा प्रदेश के अंदर बहुत भारी रोष था और जनता उनको सत्ता से उखाड़ने की मतलब जा रही है। और जहां तक मेरे साथी प्रवक्ता कांग्रेस के भाई बार बार ये कह रहे थे, देखिए नए अभी छोटे भाई हैं और जो ये बात कह रहे थे कि हुड्डा ने मतलब सेटिंग नहीं की थी बीजेपी की, तो आप देखिए हरियाणा में सिर्फ उन्हीं सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है जहां पर जानबूझकर कांग्रेस ने कमजोर कैंडिडेट उतारे या वो कैंडिडेट उतारे जो चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, जिनके सार्वजनिक तौर पर बयान थे, चाहे फरीदाबाद में महेंद्र प्रताप का हो, चाहे करनाल में दिव्यांशु बुद्धिराजा को उतारने की बात हो, चाहे हिसार के अंदर जयप्रकाश जेपी को उतारने की बात हो, जिनका लगातार हिसार के अंदर बहुत बड़ा विरोध था, चाहे भिवानी महेंद्रगढ़ में राव दान सिंह को उतारने की बात हो, जहां पर आपने देखा कि खुद इतनी ज्यादा गुटबाजी कांग्रेस पार्टी के अंदर थी, विरोध इतना ज्यादा था। तो ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सेटिंग तो थी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, लेकिन हरियाणा प्रदेश के लोगों में रोष है इतना ज्यादा कि वो भारतीय जनता पार्टी को हर हालत में बदलना चाहते हैं और उस हालत के विकल्प पे उनको कोई भी मिले, आप ये मानिएगा कि वो राहुल गांधी के नाम पर वोट नहीं डाल रहे हैं, वो कांग्रेस के नाम पर वोट नहीं डाल रहे हैं, तो उनको तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट। ठीक है, ठीक है, छोटा सा रिएक्शन अंश आप भी फटाफट दे दीजिए। जी मैं आपसे एक चीज सवाल पूछता हूँ, जितने भी हमने एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया की थी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमने सभी से आवेदन किया कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है आवेदन करिए। फरीदाबाद से हमारे पास सभी तमाम सीटों से हमारे पास आवेदन आए, उसके बिनाक पर हमने अपने प्रत्याशियों को घोषित किया था। हमने जो अपने प्रत्याशियों को घोषित किया, एक लोकल कैडर को उठाया, जिसको लेकर एक बार बार ये सवाल उठा रहे थे कि भारी कैंडिडेट्स हैं, तो हमने कि जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं उनको हमने चुनाव लड़ाया। बल्कि मैं आपसे अगर आप देखेंगे, आकलन करेंगे, तमाम जितने भी हमारे ऐसे एक मजबूत चेहरे हैं जो कि अपने ही क्षेत्रों में एक मजबूत चेहरा बनकर, एक लोकल चेहरा बनकर उभरे हैं, और हमारा ये जो चुनाव है ये हमने एक लोकल मुद्दों पर लड़ने की कोशिश की है, ना कि किसी के एक झुलमिले के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। और मैं एक और पॉइंट यहाँ पे रखना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे 2014 का चुनाव जो था वो था होप पे, जहां पर जनता को भाजपा ने तमाम एक उम्मीदें जगाई थी। 2019 का जो चुनाव लड़ा गया था वो लड़ा गया था राष्ट्रवाद के आधार पर, और 2024 का जो चुनाव था वो था डिलीवर करने पे, जिसमें कहीं ना कहीं अगर आप मानते हैं जो है दिख भी रहा है कहीं ना कहीं रुझानों में कि भाजपा कहीं ना कहीं इसमें असफल रही है। इस वजह से चलिए रुझानों के बाद ये नतीजे कितने सामने आती हैं, असफल रहती है भाजपा या फिर इंडिया गठबंधन को सफलता हासिल होती है, ये